हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या बात करता है? सेक्शन 45 कहता है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। देखिए, एक्सपर्ट कौन है? यानी कि जिसे आपका स्किल्ड है वो, यानी कि जिस चीज़ के लिए वो स्किल्ड है उस चीज़ से रिलेटेड। अब जैसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर स्किल्ड की क्या बात करी गई है, कौन कौन सी चीज़ों में आपका बात करा है। कोई फॉरेन लॉ में, कोई साइंस से रिलेटेड, कोई आर्ट से रिलेटेड, कोई हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट, या आपका कोई फिंगर इम्प्रेशन। इन 5 चीज़ों में कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, स्पेशली स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, स्पेशली स्किल्ड पर्सन है, उसी को हम एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा, उसी पर्सन का। बट यहाँ पर आपको जैसे बताएं, जिस पर्सन को, जैसे गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ के पास कोई डिग्री तो है नहीं, ठीक है, पर गोल्ड स्मिथ को पता होता है कि कौन सी चीज़ गोल्ड है कौन सी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है, उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि जिस पर्सन ने अपनी एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ से सीखा है, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, ठीक है, वो भी आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन में आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोर्ट को ये जानना है कि ये चीज़ गोल्ड में आती है नहीं आती, तो ऑब्वियस बात है वो गोल्ड स्मिथ को बुलाएंगे। अब गोल्ड स्मिथ के पास एक डिग्री नहीं है तो क्या होगा? तो वो गोल्ड स्मिथ नहीं माना जाएगा, नहीं। अगर उसका एक्सपीरियंस देखा जाए तो उस हिसाब से वो गोल्ड एक्सपर्ट माना जाएगा। तो इनमें 5 चीज़ों को ही इंक्लूड करा गया, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, 3 हो गए, 4 आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट्स, यानी कि इससे, ठीक है। अब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात करी जाए तो आपका एक्सपर्ट की ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती कोर्ट के ऊपर, यानी कि कोर्ट जो होता है वो एक्सपर्ट ओपिनियन, जो भी आपका एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है, उसका उसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा, लास्ट आपका कोर्ट का रहेगा। पर वो अप्रेजल के लिए रख कर सकता है, अप्रेजल कर सकता है उसका, ठीक है। अगर मानिए एक्सपर्ट ओपिनियन कैसा एविडेंस है, वीक एविडेंस में आता है, ये आपका एक वीक एविडेंस है, ठीक है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अगर मान लीजिए कभी बात उठती है कि आई विटनेस की, ठीक है, आई विटनेस की और आपका डॉक्टर की जो आपका एक्सपर्टीज है, यानी कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन की बात है, तो कौन प्रिवेल करेगा? आई विटनेस की बात को ही प्रिवेल करा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं। अब ये आता है जैसे क्वेश्चन इज वेदर डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, कि अब यहाँ होता है कि ए की डेथ जो हुई है वो पॉइजन से हुई है नहीं हुई है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सिम्टम्स प्रोड्यूस ए सपोज डाइट आर रेलिवेंट, तो फिर वहाँ जो एक्सपर्ट की ओपिनियन की रिपोर्ट आएगी, जो फलाना जहर है, ये है वो है, इससे डेथ हो सकती है, वो चीज़ बात आएगी। अब देखिए 45 की बात करते हैं। 45 कह रहा है, सिंपल सी बात वही कह रहा है, आपका 45 से ही रिलेटेड है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस के हिसाब से कैसे माना जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिकल, जैसे मान लीजिए कोई लैपटॉप में कोई चीज़ स्टोर है, कुछ है, उससे रिलेटेड, उस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बात जाननी है, एग्जामिन करना है, ठीक है, तो जो एग्जामिनर होगा 79A आपका एक्सपर्ट IT एक्ट में, उसी की बात को रेलिवेंट माना जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं। अब बात लिखिए फैक्ट बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। एक फैक्ट बेरिंग किसकी बात मानी जाएगी? देखिए अगर एक एक्सपर्ट ओपिनियन की कोई रिपोर्ट आती है, चाहे पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, चाहे सपोर्ट में आए या इनकन्सिस्टेंट से आए, ठीक है, चाहे सपोर्ट में या इनकन्सिस्टेंट से आए, तो दोनों चीज़ों को माना जाएगा। मान लो कि एक कोर्ट ने एक्सपर्ट ओपिनियन को बुलाया, उससे कहा कि आप है ना इसकी रिपोर्ट दिखाओ, आप है ना ये बताओ कि ये चीज़ है, ये चीज़ है ना, इसमें बताओ कि ये चीज़ होती है नहीं होती। अब वो कहता है इसमें ये चीज़ नहीं होती, इसमें एक और चीज़ भी होती है। तो उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट है, सपोर्टिव है या इनकंसिस्टेंट है, सब इक्वल है। अब देखिए यहीं पर आपको रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में फ़र्क समझेगा कि चाहे 45 से लेके 46 तक कोई भी चीज़ बात आ जाए, आपका रेलिवेंट तो है, पर वो एडमिसिबल है या नहीं है वो कोर्ट के ऊपर है। तो इसलिए हमेशा कोर्ट के ऊपर होता है कि वो चीज़ को एडमिसिबल माने या ना माने, स्ट्रिक्ट लॉ पे चलता है, ठीक है। और 47 बात करता है आपका की हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की, ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग व्हेन द कोर्ट फॉर्म अ ओपिनियन। अब देखिए हैंड राइटिंग की बात करी जाए तो इसको ऐसे समझिए कि एक हैंड राइटिंग की बात के लिए इससे रिलेटेड कौन कौन एक्सपर्ट होगा। ये एक ही राइटिंग है, ठीक है, ये उसकी राइटिंग है। अब इसे जिसने देखा वो इस पे उसकी उसकी बात भी रेलिवेंट है, या जिसने इससे ये डॉक्यूमेंट रिसीव करा, ठीक है, जिस ए ने, जान लो ये डॉक्यूमेंट जो रिसीव करा बी ने ए से रिसीव करा, ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो भी यहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब उसकी भी बात रेलिवेंसी मानी जा सकती है उसकी भी। और जो हैबिचुअली था ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, जैसे मान लो बैंक है, बैंक जो है वो एक हैबिचुअली है बैंक की इसके डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए, तो वो भी इसकी हैंड राइटिंग से रिलेटेड एविडेंस दे सकता है। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। व्हेन द कोर्ट हैज फॉर्म ऑफ ओपिनियन पर्सन हुम द डॉक्यूमेंट वाज साइंड, और ओपिनियन किसने ये डॉक्यूमेंट साइन करा है, एनी पर्सन एक्विंटेड, एक्विंटेड मतलब नॉलेज, जिसको नॉलेज है,
with the handwriting of the person whom is supposed to be written assigned upon his equating handwriting on another person when he was seen। आ गई सीन वाली बात कि जिसने वो हैंडराइटिंग देखी है, लिखते हुए देखा है। when he was received document, दूसरी बात आ गई जिसने वो डॉक्यूमेंट रिसीव करा है। और तीसरी बात आ गई आपकी वन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि आमचर्य में परपेटिंग ऑफ राइटिंग हैबिचुअली सबमिटेड टू, यानी कि मान लो वो जिसके पास था, जैसे मान लो ए जो था वो अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स देता था किसको, जीएसटी इंस्पेक्टर को या सीए को देता था। तो ये सीए भी अभी उससे रिलेटेड बता सकता है हाँ ये हैंडराइटिंग इसकी है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 47A की। 47A क्या कहता है? 47A कहता है ओपिनियन एज अ डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर है तो जैसे उसे उसे जिसने सर्टिफाइड करा है, ठीक है, जैसे आपको एक पता होगा डिजिटल सिग्नेचर होता है, जैसे ये डिजिटल सिग्नेचर में नहीं आता, एक अलग तरीके का डिजिटल सिग्नेचर होता है, खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो जिसने उसे वो सर्टिफाइड करा है वही आपका उससे रिलेटेड रेलिवेंट माना जाएगा। 48 कह रहा है ओपिनियन एज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एंड कस्टम, अगर मान लीजिए किसी का ओपिनियन लेना है कि ये राइट या कस्टम है, वैलिड है या नहीं है, तो उसको जिसकी नॉलेज होगी उससे रिलेटेड उसी के क्या कह रहा है व्हेन द कोर्ट हैज फॉर्म ओपिनियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम्स और राइट, अगर मान लो कोई ओपिनियन है कि कस्टम या राइट है, the opinion exists of such custom or right of person who would be likely to know if the existence if it exists, यानी कि वो आपका राइट एग्जिस्ट करता है नहीं करता उससे रिलेटेड ओपिनियन बताएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए राइट ऑफ ए विलेजर्स ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज यूज ऑफ पर्टिकुलर वाटर पर्टिकुलर वेल, इट इज द राइट ऑफ मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे कोई रामायण जी है, ठीक है, भागवत गीता है, इससे रिलेटेड कौन देगा, एक कोई राइट एंड कस्टम आपका वैलिड है या नहीं है वो आपका इसी में ही है, सिंपल सी बात है, कोई राइट एंड कस्टम से रिलेटेड बुलाया जाएगा वही है, बाकी तो एक्सटेंशन वर्जन है। सेक्शन 49 ये कह रहा है कि अगर आपका कोई चैरिटेबल फाउंडेशन उनसे रिलेटेड कोई है यूसेज, कोई चल रहा है चीज उनसे रिलेटेड ओपिनियन है तो 49 की बात करेंगे। 50 कहता है कि ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप एंड रेलिवेंट, यानी कि कोई आपका ओपिनियन मांगना है रेलिवेंट रिलेशनशिप से रिलेटेड कि कैसे फैमिली लॉज होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, वो आपका 50 में आएगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोवाइड डेट में कि आपका डिवोर्स एक्ट और ये चीज़ इन पे लागू नहीं होती। अब बात लिखी था फैक्ट दैट यूजुअली रिसीव द ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड एंड वाइफ। अब जैसे देखिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है कुछ टाइम तक, ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ कंसिडर करे जाते हैं कई जगह पे, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ कंसिडर करे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड आपका क्या है कि जैसे अगर मान लो कोई हस्बैंड एंड वाइफ कोई एक कपल है, वो एक उसमें रहता है रिलेशनशिप में रहता है और मान लीजिए उसका जो पार्टनर है मेल पार्टनर है वो फीमेल पे मारता पीटता है, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं? आंसर इज यस, वो कर सकती है। तो ये चीज़ और क्या है कि इन दोनों को ट्रीटेड कैसे करा जाता है, एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ये वाली बात एक्सपर्ट ओपिनियन वाली है। जब ये चीज़ को कोर्ट ने जजमेंट में डालनी होगी तो कैसे डालेगा? एक्सपर्ट ओपिनियन किसके अंदर? 50 के अंदर। 51 में कह रहे हैं कि जो ग्राउंड्स आपके ओपिनियन के होंगे कि ये ग्राउंड्स हैं, जैसे मान लो कोई साइंस से रिलेटेड बताता है, कहता है कि पानी जो बनता है वो H2O से बनता है, तो ये जो उसने ग्राउंड्स बताए हैं, जो वो थीसिस दिखेगा इनसे रिलेटेड जो ग्राउंड्स बताएगा कि इस डॉक्टर ने कहा था, इन डॉक्टर ने कहा था, मेरा ये कहना है, वो ग्राउंड्स भी इसके आएंगे। ग्राउंड्स मतलब यानी कि किस ग्राउंड्स पे आप बता रहे हैं, ठीक है, जो रीज़न देगा कि ये इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि रीज़न के साथ, तो वो चीज़ आपका इसमें आएगा। अब हमें बात करनी है जैसे आपके कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं जो इनसे रिलेटेड बात करते हैं। जैसे अगर फिंगर इम्प्रेशन की बात करा जाए तो आपका क्या सेक्शन 17 में आपका जो कंसर्न पर्सन है, ठीक है, जिसके फिंगर इम्प्रेशन लिए गए हैं, तो वो भी आके एडमिशन दे सकता है हाँ कि ये मेरे अंगूठे हैं के निशान है या मेरे हाथों के निशान है, तो एक कंसर्न सेक्शन 17 भी आपका कर सकता है। 45 में आपका एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ सकता है, ठीक है, अगर वो कहता है नहीं है मेरे नहीं है तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी कोर्ट बुला सकता है। सेक्शन 60 आई विटनेस है, कोई आई विटनेस कह दे कि हाँ नहीं ये इसी ने अंगूठा लगाया था, वो भी आके कर सकता है। ठीक है, अब हैंड राइटिंग की बात करी जाए तो हैंड राइटिंग में कौन कौन दे सकता है? पर्सन कंसर्न इटसेल्फ सेक्शन 17 में, ठीक है, खुद भी आके हैंड राइटिंग बता सकता है कि हाँ ये मेरी हैंड राइटिंग है। अगर वो इसमें मना कर देता है 47 में आपका पर्सन हु नो द राइटिंग, यानी कि जो पर्सन जानता है कि ये उसकी राइटिंग है। तीन तरीके से बात करी थी ना हमने कि जिसके सामने हुए हैं, जिसने देखा है उसे लिखते हुए, जो हैबिचुअली डीलिंग है इसके राइटिंग को देखने के लिए, या जो जानता है कि इसने रिसीव किए थे पेपर्स रिसीव करे थे, ऐसे वो चीज़। ठीक है, 47 में।
और 73 में कोड खुद भी कंपेयर कर सकता है अभी की राइटिंग को और बाद की राइटिंग को। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।